अर्थात आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का ठोस अवस्था सब्जेक्टिव केमिस्ट्री का प्रश्न। देखिए मेरे प्यार छात्र, आप लोग को जो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताता होगा प्रश्न, यानी कि जो भी यूट्यूब वाला मास्टर आप लोग को बताता होगा वो बताएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और मेरे इस यूट्यूब चैनल में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न आप लोग को मिलने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। क्या है कि आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में जो हम आप लोग को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का ठोस अवस्था का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जितना कि सब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यार छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी मेरे प्यार छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दिएगा, और चैनल को लाइक करे बिना यहाँ से नहीं जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न का। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तो हम हर रोज ही बात करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न का, जो कि 13 सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो का स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 का क्या कहता है सभी मेरे प्यारे छात्र, देखिए कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कहता है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। देखिए इस प्रश्न के माध्यम से तो हम बात कर ही लेते हैं मेरे प्यारे छात्र, लेकिन ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं, तो आप लोग प्रश्न को हमेशा समझिएगा, उसके बाद नहीं टिक लगाना। क्या कर कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है कि आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है। ये इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। अब देखिए हम तो आंसर पढ़ दिए मेरे प्यारे छात्र, लेकिन आप लोग को आंसर समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है, चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है। इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। चलिए प्रश्न को समझ लिए मेरे प्यार से, तो और आंसर भी समझा दिए। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। चलिए दूसरा में क्या कह रहा है कि ठोस प्राय अस्पंडीय क्या कहा अस्मपिंडीय क्यों होता है। क्या कर ठोस प्राय अस्मपिंडीय क्यों होते हैं। तो अस्मपिंडीय क्यों होते हैं, ठोस प्राय अस्मपिंडीय क्यों होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्यों होते हैं, आंसर की तरफ देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है आंसर में उत्तर की ठोस के अवयवी कण इतने निविड़ संकुलित निकटता से बंधे होते हैं कि दाब लगाने पर ये और निकट नहीं आते हैं। इस प्रकार ठोस प्राय अस्मपिंडीय होते हैं। क्या होगा, इस प्रकार ठोस प्राय अस्मपिंडीय होते हैं। चलिए आप लोग को आंसर बता दिया, लेकिन समझ में नहीं आया होगा मेरे प्यारे, तो फिर से स्टार्ट करते हैं आंसर को। क्या कह रहा है कि ठोस के अवयवी कण इतने निविड़ संकुलित निकटता से बंधे होते हैं कि दाब लगाने पर ये और निकट नहीं आते हैं। इस प्रकार ठोस प्राय अस्मपिंडीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े हम। तो तीसरा नंबर में क्या कहता है कि एक क्रिस्टल में एफ के अंदर क्या होता है। क्या कह रहा है कि एक क्रिस्टल में एफ के अंदर क्या होता है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक क्रिस्टल में एफ के अंदर क्या होता है। तो 3 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, एक क्रिस्टल में एफ के अंदर क्या होता है। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, जब क्षारीय हैलाइड को
जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है तो हैलाइड ऋणायन धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों में विसरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न समझा दिया और आंसर को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है तो हैलाइड ऋणायन धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों में विसरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े हम, तो 4 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए 4 में देखते हैं क्या कर रहा है। करयूस्टोलिटी तथा यूनिट कॉल में अंतर बताएं। क्या कह रहा है, कोरेस्ट्यूल तथा यूनिट कॉल में अंतर बताएं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इसका हम अंतर बताना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है उत्तर में कि क्रिस्टल, क्या हो रहा है कि क्रिस्टल लैटिस में 3 डिमाइटन में निश्चित ज्यामितीय होती है। यूनिट कॉल एक छोटा इकाई है, जब इसे रिपेड किया जाता है तो एक नया क्रिस्टलीय लैटिस बन जाता है। क्या कह रहा है, प्रश्न को तो समझ गए, आंसर समझ में नहीं आया। क्या कह रहा है, क्रिस्टलीय लैटिस में 3 डिमाइटन में निश्चित ज्यामितीय होती है। यूनिट कॉल एक छोटा इकाई है, जब इसे रिपेड किया जाता है तो एक नया क्रिस्टलीय लैटिस बन जाता है, क्रिस्टलीय लैटिस बन जाता है। चलिए 5 नंबर में देख लेंगे क्या कह रहा है। चलिए 5 में क्या कहता है कि एक क्रिस्टल में नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कमी क्या है। क्या कहे, एक क्रिस्टल में नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कमी क्या होता है। तो क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं और आंसर की ओर देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की न्यूनता के आधार पर नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष के प्रकार होते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि उत्तर में कि धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की न्यूनता के आधार पर नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 2 प्रकार के होते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि धातु अधिक के दोष, इस दोष में धातु धनायनों की संख्या अधिक होती है। धातु न्यूनता, इस प्रकार के दोष में एक धनायन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित रहता है। चलिए अगला देखेंगे हम 6 नंबर का कि n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण बताएं। क्या कह रहा है कि n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण बताएं। तो सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण देते हैं। क्या कह रहा है कि Si का P या AS से अपमिश्रण, Ge का P या AS से अपमिश्रण आदि n प्रकार के अर्धचालक हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि Si का P या AS से अपमिश्रण, Ge का P या AS से अपमिश्रण आदि n प्रकार के अर्धचालक हैं। उत्तर में देख लिए। और चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 7 नंबर में कि प्रतिचुंबक तत्व का क्या कारण है। क्या कर, प्रतिचुंबक तत्व का क्या कारण है। तो सभी मेरे प्यार से देखिएगा, प्रतिचुंबक तत्व का क्या कारण है। चलिए आंसर की तरफ देख लेते हैं कि प्रतिचुंबक तत्व ऑर्बिटल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण वे चुंबकीय गुण खो देते हैं। चलिए आंसर क्या कह रहा है, सभी देखते हैं कि प्रतिचुंबक तत्व ऑर्बिटल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण वे चुंबकीय गुण खो देते हैं। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि यूरिया एक गलनांक दीक्ष होता है, किंतु कांच का नहीं। व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, यूरिया एक गलनांक दीक्षीय होता है किंतु कांच का नहीं होता है। व्याख्या कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र व्याख्या करते हैं कि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक दीक्ष होता है। दूसरी ओर कांच एक अक्रिस्टलीय आवनिक ठोस है और इसका गलनांक दीक्ष नहीं होता है। क्या कह रहा है, समझिए प्रश्न और आंसर को कि
यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक दीक्ष होता है। दूसरी ओर कांच एक अक्रिस्टलीय आवनिक ठोस है और इसका गलनांक दीक्ष नहीं होता है। चलिए अगला देखेंगे हम 9 नंबर का कि किसी वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक अणु की द्विमीय उपसंयोजक संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है, किसी वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक अणु की द्विमीय उपसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो 9 का सभी मेरे छात्र प्रश्न को देख ही लिए और आंसर में देख ही लेते हैं क्या कह रहा है कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकलित परत में कोई विशेष गुण 4 अणुओं में संपर्क में होता है, अतः अणु की उपसंयोजक संख्या 4 होती है। क्या कह रहा है, उपसंयोजक संख्या 4 होती है। चलिए क्या कह रहा है कि द्विमीय वर्ग निविड़ संकलित परत में कोई विशेष अणु 4 अणुओं के संपर्क में होता है, अतः अणु की उपसंयोजक संख्या 4 होती है। चलिए 10 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। सॉरी मिस्टेक से देख लीजिए 10 का प्रश्न जो क्या कहता है कलरफुल नहीं हो पाया। चलिए सीसीपी तथा एचसीपी संरचनाओं में कोई व्याख्या संबंधी अंतर नहीं है, समझाइए। क्या कह रहा है, सीसीपी तथा एचसीपी संरचनाओं में कोई व्याख्या संबंधी अंतर नहीं होता है, समझाइए। तो चलिए मेरे प्यारे साथ समझाते हैं उत्तर में कि सीसीपी तथा एचईपी संरचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। इन संरचनाओं में गोले उपलब्ध स्थान का 74% स्थान घेरते हैं। दोनों संरचनाओं में प्रत्येक गोलों की उपसंयोजक संख्या 12 होती है। चलिए क्या कह रहा है कि सीसीपी तथा एचईपी संरचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। इन रचनाओं में गोले उपलब्ध स्थान का 74% स्थान घेरते हैं। उपलब्ध स्थान का 74% स्थान घेरते हैं। दोनों संरचनाओं में प्रत्येक गोलों की उपसंयोजक संख्या 12 होती है। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान Na से ज्यादा क्यों होता है। क्या कह रहा है कि सोडियम यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान Na से ज्यादा क्यों होता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न का आंसर भी हम बता देते हैं। क्या कह रहा है कि NaCl नमक NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na तथा Cr के बीच मजबूत बल लगा रहता है, लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है, इसीलिए NaCl द्रव्यमान सोडियम से ज्यादा होता है। चलिए आंसर को फिर से देख लेते हैं कि NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na तथा Cr के बीच मजबूत बल लगा रहता है, लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है जिसमें इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है, इसीलिए NaCl द्रव्यमान सोडियम से ज्यादा होता है। चलिए 12 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है, कांच को अतिशीतता द्रव क्यों कहा जाता है। क्या कह रहा है, कांच को अतिशीतता द्रव क्यों कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र कांच को अतिशीतता द्रव क्यों कहा जाता है बात कर लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि ठोस होने पर कांच को अतिशीतता द्रव माना जाता है क्योंकि यह द्रवों के कुछ अभिलक्षणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह पंदे पर थोड़ा मोटा होता है। यह तभी संभव है जब यह द्रवों की तरह प्रवाहित हुआ हो, भले ही बहुत मंद गति से प्रवाहित हुआ हो। क्या कह रहा है प्रश्न कि ठोस होने पर कांच को गति अतिशीतता द्रव्य माना जाता है क्योंकि यह द्रवों के कुछ अभिलक्षणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह पंदे पर थोड़ा मोटा होता है। यह तभी संभव है जब यह द्रवों की तरह प्रभावित हुआ हो, भले ही बहुत मंद गति से प्रभावित हुआ हो। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम लास्ट का 13 नंबर का कि संकुलन क्षमता क्या है। संकुलन क्षमता क्या है, तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न में हम बात कर लेते हैं संकुलन क्षमता। क्या होगा संकुलन क्षमता। क्रिस्टल या लैटिस में परमाणु आयन या अणु जैसे संघटन कण होते हैं। ये ऐसे सीसीपी या एचसीपी संरचना द्वारा कर सकते हैं। दोनों दशाओं में कुछ दशाओं में बहुत से मुक्त स्थानों या रिक्त बची रहती है, अर्थात जगह भरा नहीं रहता है। किसी पैकिंग में कणों द्वारा छेका गया संपूर्ण जगह स्पेस की प्रतिशीतता संकुलन क्षमता कहलाती है। क्या हो रहा है, क्रिस्टलीय लैटिस में परमाणु आयन या अणु जैसे संघटक कण क्लोजली पैकेड होते हैं। ये ऐसा सीसीपी या एचसीपी संरचना द्वारा कर सकते हैं। दोनों दशाओं में
बहुत से मुक्त स्थान या रिक्त बची रहती है, अर्थात जगह भरा नहीं रहता है। किसी पैकिंग में कणों द्वारा छेका गया संपूर्ण जगह स्पेस की प्रतिशतता कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है सब्जेक्टिव प्रश्न का तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।